हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धनंजय गौतम। पिछले 10 साल से मैं यूपीएससी फील्ड में हूँ। मैंने भी अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करी थी लगभग 10 साल पहले, 9 साल पहले, जिसमें मैंने 6 अटैम्प्ट्स दिए, 6 मीस दिए, 2 बार इंटरव्यू में पहुँचा, नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने तैयारी करना छोड़ दिया। 5 साल से मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। 5,000 स्टूडेंट से ज़्यादा मैं बात कर चुका हूँ। अलग अलग स्टेज पे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे सिलेक्टेड भी हैं। मैं आपको एक लर्निंग इस वीडियो में देना चाहूँगा कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे बात होती है, वो 3-4 साल इस तैयारी में दे देते हैं, उसके बाद भी उन्हें पता नहीं रहता कि व्हाट इज़ द राइट वे टू प्रिपेयर दिस एग्ज़ाम। कई स्टूडेंट्स राइट वे में प्रिपेयर भी करते हैं, लेकिन मिड वे जो है वो अपना ट्रैक लूज़ कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द मिस गाइडेंस और माल गाइडेंस और हाफ गाइडेंस। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है स्टूडेंट्स के साथ। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप अगर मैं तैयारी वापस से शुरू करता, इतनी सारी 10 साल की इन्फॉर्मेशन नॉलेज होने के बाद, तो मैं कैसे करता, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप 26 की तैयारी कर रहे हो, 27 की तैयारी कर रहे हो, या आगे भी करना चाहते हो, या आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हो, अपना कोर्स करेक्शन करना चाहते हो, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। ठीक है, आपको जहाँ भी इसमें इनपुट लगे वो इनपुट अपना डालने की कोशिश करना अपनी तैयारी में। शुरू करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट कैसे स्टूडेंट्स का गलत होता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का लगभग 100% स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, मैंने भी करी थी। दे स्टार्ट बाई मोटिवेशन वीडियोस, दे स्टार्ट बाई टॉपर स्टोरीज। तो टॉपर्स को देख के उनसे इंस्पायर होके वो तैयारी स्टार्ट करते हैं और टॉपर्स की स्ट्रेटजी फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर टॉपर्स अपनी स्ट्रेटजी राइटली नहीं बताते हैं। कुछ टॉपर्स बताते हैं, लेकिन वो उनके लिए काम किया है। सबकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अलग होती है, सबकी जो है पढ़ाई लिखाई अलग होती है, सबका मेंटल कैलिबर अलग होता है। लेकिन एक ऐसा तरीका हो कि जिससे आप किसी भी पड़ाव पे हो, किसी भी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे हो, कैसे भी आपका बैकग्राउंड हो, आप एक तरीके से तैयारी शुरू कर सकते हैं। वो किसी भी एग्ज़ाम की क्यों ना हो, वो हम इस वीडियो में तरीके से डिस्कस करेंगे। पीपल स्टार्ट बाई कलेक्टिंग बुक्स एंड पीडीएफ। ये मैंने भी किया था कि नोट्स ले लिए, जितने भी मार्केट में मिल रहे थे सारी एनसीईआरटीज़ खरीद ली, पढ़ना शुरू कर दिया। वो एक गलत अप्रोच है, क्योंकि एग्ज़ाम की डिमांड आपको पता ही नहीं है कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी नहीं है। बस टॉपर ने बता दिया एनसीईआरटी पढ़नी है तो पढ़नी है। कई टॉपर तो ये बोलते हैं नहीं भी पढ़नी है। कई रेफरेंस बुक्स बताते हैं, कई नोट्स बताते हैं, इस कोचिंग के पढ़ लो, उस कोचिंग के पढ़ लो। कई टेस्ट सीरीज़ बताते हैं कि टेस्ट सीरीज़ पहले करो या पीवाईक्यू पहले करो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में चल रही हैं, आप बस उसे कलेक्ट करने की कोशिश करते हो कि आपके पास बस अलमारी भर के सामान हो गया, उसके बाद आप जो है स्टार्ट कर रहे हो प्रेपरेशन। कहाँ से स्टार्ट करना है किसी को नहीं पता। तो ये तैयारी आपको क्या है, सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, कन्फ्यूज़न एलिमिनेशन की तैयारी है ये। अगर आपका माइंड कन्फ्यूज है विद इन प्रेपरेशन, अगर आपका आज भी माइंड कन्फ्यूज है कि जितने टाइम से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, करना चाह रहे हो, तो ये तैयारी काफ़ी मुश्किल होने वाली है आपके लिए। ठीक है, कैसे कन्फ्यूज़न क्लियर करूँगा मैं अगर मैं तैयारी करता, तो इस वीडियो में बता ही दूंगा मैं। हार्ड वर्क इज़ नॉट ओनली रिक्वायर्ड। मतलब हार्ड वर्क इज़ नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन बट इट इज़ ए नेसेसरी कंडीशन। क्यों नेसेसरी कंडीशन है? कि सब लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क करो, यस स्मार्ट वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन आप compete कर रहे हो उन स्टूडेंट्स में जो सारे स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो आपके पास बस एक ही सॉल्यूशन बचता है, दैट इज़ हार्ड वर्क। तो ये कंठस्थ में कर लेता, भाई हार्ड वर्क तो मुझे करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क तो ठीक है करेंगे, लेकिन हार्ड वर्क भी साथ में करना पड़ेगा, मुझे 8-9 घंटे पर डे देने पड़ेंगे। अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे वही आउटपुट जो है 4 आवर्स में लेके आना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि डायरेक्शनली करेक्ट एफर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपकी 2-3 साल तो सिलेबस ही ख़त्म होने में लग जाता है। आप किस डायरेक्शन में काम कर रहे हो, क्या डिमांड है यूपीएससी की, वो जानना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस के बाहर क्वेश्चन यूपीएससी पूछता नहीं है यूजुअली, लेकिन सबको लगता है सिलेबस से बाहर क्वेश्चन होता है, बिकॉज यू हैव नॉट फॉलोड द राइट सोर्स, राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट माइंडसेट। तो ये आपको पता होना चाहिए। रॉन्ग प्रोसेस से फेलियर होते हैं, लेस एफर्ट से फेलियर नहीं होते हैं। एफर्ट्स जो हैं हर आदमी दे रहा है। यूपीएससी डज नॉट रिवॉर्ड एफर्ट, यूपीएससी रिवॉर्ड्स द राइट प्रोसेस। अगर आपने राइट प्रोसेस से तैयारी करी है तो यूपीएससी आपको रिवॉर्ड करेगा। पहली चीज़ तो ये, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए कि अपन को राइट पाथ पहले पता होना चाहिए, उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। ठीक है, अब राइट पाथ क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कि फर्स्ट डिसीजन दैट आई वुड मेक टू सेपरेट प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन मेंटली।
कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी ये गलती थी, किताबें पढ़ना शुरू करा, प्रीलिम्स में क्या आ रहा है, मेंस में क्या आ रहा है, क्या क्या उसमें डिफ्रेंसिएशन है, मैंने ये नहीं देखा। बहुत लोग जो हैं तैयारी कर चुके हैं, उन्हें थोड़ा बहुत पता है प्रीलिम्स में मेंस में क्या है, लेकिन अभी भी नहीं पता है। प्रीलिम्स में मैं ये फोकस करता कि भाई जब PYQ देखे मैंने, उनसे मैं रियलाइज़ करता कि प्रीलिम्स में माइन्यूट से माइन्यूट इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन पे क्वेश्चन बना के पूछ लेगा, लेकिन मेंस में एक ब्रॉडर टाइप का क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको माइन्यूट इन्फॉर्मेशन अगर नहीं भी रिमेंबर है तो भी आप बहुत अच्छा मेंस का आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि मेंस के आंसर में आपका इन्फॉर्मेशन कलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मेंस के आंसर में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि राइट स्ट्रक्चर, राइट कंटेक्स्ट, है ना, नंबर ऑफ पॉइंट्स, स्पेस मैनेजमेंट, आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में क्या चीज़ लिख के आ रहे हो, किस मैटर की चीज़ लिख के आ रहे हो, कितने डाइवर्सिफाइड पॉइंट्स हैं आपके, क्या पॉइंट्स जनरेशन कैपेसिटी में माहिर हो कि नहीं हो, कितने बड़े पॉइंट्स लिख के आ रहे हो। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं मेंस के आंसर में। इसमें आपका कंटेंट कहीं भी नहीं आया अभी तक। कंटेंट जो भी है वो प्रीलिम्स की तैयारी से गैदर हो जाता है, लेकिन मेंस में उसको ऑर्गेनाइज करके पेपर पे लिखना इज़ ए डिफरेंट टास्क। आपका एंड्योरेंस कितना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग स्पीड कितनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना। 6 घंटे आप एक दिन में बैठ के लिख पा रहे हो, एक जगह नहीं लिख पा रहे हो, अपना एनर्जी मैनेजमेंट कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिमांड्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। पीपल गो बाय जस्ट नॉलेज कि मैं पढ़ लूँ और मेरा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको देखना पड़ेगा कि अपनी बॉडी माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि उस एग्ज़ाम की जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उनसे आप जो है एक तरीके से एडेप्ट कर पाओ, है ना। तो आपको तैयारी में ये माइंडसेट लेके चलना चाहिए कि थिंक लाइक ए मेंस कैंडिडेट। कोई भी प्रीलिम्स का भी कंसेप्ट है ना, तो आप उसमें रीजनिंग डालने की कोशिश करो ताकि वो कंसेप्ट आपको रिकॉल हो जाए आराम से। तो यू हैव टू थिंक लाइक ए मेंस कैंडिडेट, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू प्रैक्टिस प्रीलिम्स MCQs अ लॉट, सो दैट यू डेवलप द गट फीलिंग। जो गट फीलिंग होती है, एक कॉमन सेंस की फीलिंग होती है, वो आपको आनी चाहिए। बिकॉज प्रीलिम्स इज द गेम ऑफ एलिमिनेशन, इट इज़ द एलिमिनेशन एग्जाम। तो आपसे वही वो पूछ रहा है कंसेप्ट्स, आपकी कॉमन सेंस अप्लाई हो रही है कि वो नहीं हो रही, क्योंकि एट मैक्स आप कितना भी पढ़ लो 50 क्वेश्चन से ज़्यादा आप डायरेक्टली हिट नहीं कर पाओगे, है ना। मैं 70 क्वेश्चन हिट कराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन 50% से ज़्यादा आप क्वेश्चन हिट नहीं कर पाओगे, तो बाकी के 50 क्वेश्चन कैसे करोगे। तो वहाँ पे आपकी कॉमन सेंस जो है, एक रेसिडुअल नॉलेज जो है, और उसके बाद आपकी एलिमिनेशन टेक्निक्स, कॉमन सेंस, वो बहुत ज़्यादा काम आता है आपको उन क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने में। तो ये चीज़ मैं कोशिश करता है इनबिल्ट करने की कि मेरी गट फीलिंग कैसे इंप्रूव हो, मेरी रेसिडुअल नॉलेज कैसे इंप्रूव हो, मेरी जो भी नॉलेज है एग्जिस्टिंग उसको मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने में अप्लाई कर पाऊँ। ये मेरे लिए एक बड़ा टास्क होता है इंस्टेड ऑफ जस्ट रटना, ठीक है। दूसरा डिसीजन मैं ये लेता कि मैं किसी भी सब्जेक्ट को एक बार में करता। क्या होता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी सब्जेक्ट्स हैं। दूसरा, इन सब्जेक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा माइक्रो टॉपिक्स हैं, मेजर टॉपिक्स हैं, मेजर थीम्स हैं, उनको मैं डिवाइड करता पहले और एक सब्जेक्ट को एक बार में करता। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अगर आप एक सब्जेक्ट को एक बार में नहीं करोगे, 2 सब्जेक्ट को करोगे, तो मान लो एक सब्जेक्ट में आपको जो है 20 डेज़ लगते, तो 2 सब्जेक्ट्स में अगर एक साथ कर रहे हो तो 40 डेज़ लगेंगे आपको। तो 40 दिन में आपको फीलिंग ऑफ कंप्लीशन नहीं आएगी, आपको एग्जॉशन हो जाएगा। अगर आप एक सब्जेक्ट एक बार में कर रहे हो तो वो सब्जेक्ट किसी भी लेवल पे आपकी फिनिश होती है तो आपको एक फीलिंग ऑफ कंप्लीशन आएगी। वो कंप्लीशन वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी तैयारी में, क्योंकि लंबी तैयारी है ना। तो मैं कैसे करता, मैं एक सब्जेक्ट को एक बार में उठाता, लेकिन उसी सब्जेक्ट में सारे टॉपिक्स को माइक्रो डिवाइड करता। समझ रहे हो कि अनब्रोकन सब्जेक्ट इज़ द रियल प्रॉब्लम। आप क्या पूछते हो आज मैं पॉलिटी पढ़ूंगा, नहीं, आपको ये सोचना चाहिए कि आज मुझे पार्लियामेंट पढ़ना है। पार्लियामेंट में क्या क्या पढ़ना है, पार्लियामेंट की पावर्स, उसमें क्या क्या चेक्स हैं, डिसरप्शन, एंटी डिफेक्शन, जजमेंट्स क्या क्या हैं, वो सारा पार्लियामेंट के बारे में मुझे पढ़ना है। कौन कौन से क्वेश्चन रेज होते हैं, कौन से क्वेश्चन रेज नहीं होते हैं, कितने लोग हैं, कितने ऑफिसेज हैं, सारे ऑफिसेज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सारे ऑफिसेज में रिमूवल कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मैं पढ़ूंगा। MP MLA की क्या पावर्स होती हैं, फलां का। ये आपको जो है कि आज मैं पार्लियामेंट खत्म करूंगा, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। आई विल स्टार्ट पॉलिटी टुडे, ये क्वेश्चन आपका नहीं होना चाहिए। यू हैव टू पिक वन सब्जेक्ट एट ए टाइम, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इनटू माइक्रो पॉइंट्स। तो मैं ऐसे करता, जैसे ये शीट्स हैं, मैं ऐसी शीट्स बनाता। इन शीट्स में मैं ये लिखता कि भाई ये मेजर एक टॉपिक है, इसके अंदर ये हमारे माइक्रो टॉपिक्स हैं।
मैं ये देखता कि आज मुझे लेट से ये 3 माइक्रो टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करने हैं, तो आज मेरे को ये 3 माइक्रो टॉपिक कैसे कैसे ख़त्म करने हैं, इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मैं क्वेश्चंस देखता, उसके बाद इन टॉपिक्स को आराम से करता एक दिन में। तो ये मेरा फोकस रहता। इससे क्या होगा कि अगर आप चंक्स में डिवाइड कर रहे हो तो आपका कोई ओवरलोड नहीं होगा, आप PYQ से अपनी तैयारी को अलाइन कर सकते हो और कंटिन्यूटी फोकस बना रहेगा, आपको एक अजीब टाइप का बर्डन नहीं आएगा माइंड में। अगर आप 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हो, थोड़ा इसमें कर लिया थोड़ा उसमें कर लिया, तो सब भसड़ सी हो जाती है, तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं। तीसरा डिसीजन मैं ये लेता कि डेली के टारगेट्स में नहीं बनाता, नो डेली टारगेट्स। क्योंकि डेली टारगेट्स अगर अचीव नहीं होते, और कई बार अचीव नहीं होते हैं, कोई भी हमारी कंटिजेंसी आ जाती है, घर में कुछ कलेश हो जाते हैं, या हमें कहीं जाना पड़ जाता है, या फिर कुछ भी हो जाता है, आज तबीयत नहीं कर रही, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो डेली टारगेट हमारा नहीं पूरे होते, तो एक गिल्ट ट्रैप में आदमी फंस जाता है। तो इट इज़ अ गिल्ट ट्रैप, और ये गिल्ट ट्रैप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत बड़ा होने लगता है कि सारा प्लान फेल हो जाता है। तो आप डेली टारगेट्स पे कभी मत जाओ। योर टारगेट शुड बी विद इन लाइक वीक, 10 दिन 7 दिन ये टारगेट्स होने चाहिए कि संडे टू संडे चल रहे हो, या फिर 1 तारीख से 10 तारीख तक चल रहे हो, इस तरह के आपके टारगेट्स होने चाहिए। अगर आपके ज़्यादा बड़े टारगेट्स हो गए, लेट्स से मंथली टारगेट्स हो गए, तो आपको इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेसेंसी आने लग जाती है। कॉम्प्लेसेंसी आने लग जाती है कि यार अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, आज तो 4 तारीख है, मेरे को तो 30 तारीख तक ख़त्म करना है ना। तो फिर आप डेली बेसिस पे एफर्ट नहीं मार पाओगे उस लेवल के। तो इसलिए थोड़े टारगेट्स होने चाहिए कि जैसे संडे टू संडे चल रहे हो, या फिर 1 से 10 तारीख चल रहे हो, या 1 से 5 तारीख चल रहे हो, तो 5 दिन मिनिमम है, 1 हफ्ता है, उसके बाद 10 दिन के टारगेट, इससे ज़्यादा आपके टारगेट्स नहीं होने चाहिए। तो आप इस पोर्शन को डिवाइड कर लो, जैसे कि मैं ये करूँगा तो ये वाला पोर्शन जो है, मैं ये वाला पोर्शन जो है 3 दिन में निपटाना है मुझे, या फिर मुझे जो है पूरा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से पहले पहले का पोर्शन जो है 1 हफ्ते में निपटाना है ना। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो आपको तो इसमें 2 दिन 1 दिन से ज़्यादा नहीं लगता है। तो ये आपको सोचना है पहले से ही। और अगर आप रिवाइज़ कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि मुझे 10 दिन में पूरी पॉलिटी रिवाइज़ कर देनी है, जिसमें मैं 5 दिन में पूरा का पूरा अपना स्टैटिक रिवाइज़ करूँगा, 5 दिन में अपने PYQs लगाऊंगा, और जो भी मेरे क्वेश्चंस हैं, स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, उन्हें लगाऊंगा। तो ये आपको इस तरीके से अपना रिवीजन प्रोग्राम सेट करना है। इससे क्या होगा कि क्लियर स्टार्ट एंड एंड आपको पता रहेगा कि भाई इस तारीख तक मुझे फिनिश कर देना है। मान लो कि आपके 3 दिन वेस्ट हो जाते हैं, तो आपके पास लास्ट के 2 दिन में थोड़ा सा प्रेशर आएगा कि आप फिनिशअप करने की कोशिश करोगे। आपके पास एक बफर रहेगा कि आप 1-2 दिन मार्जिन रहेगा, ऐसा नहीं है डेली टारगेट अगर हैं आपके पास तो दिक्कत होगी, और अपनी जो प्रेपरेशन है उसको मेज़र कर पाओगे। तो पहले से ही आप जो अपना टाइम टेबल बनाएं, उसमें ये टॉपिक्स डाल के रखें कि मुझे मान लो 3 यूनिट जो हैं वो 1 हफ्ते में ख़त्म करनी है लक्ष्मीकांत की। इस तरीके से आप अपने टारगेट्स बाद में डिसाइड करें, है ना। डेली वर्क करना है, लेकिन वीकली प्लान के साथ करना है। चौथा डिसीजन मैं क्या लेता, मैं रैंडम प्रेपरेशन नहीं करता दिन में, मैं स्लॉट्स में बांधता अपनी प्रेपरेशन को, स्लॉट्स में बांधता। क्योंकि क्या होता है कि प्री की तैयारी भी आप कर रहे हो, मेंस की तैयारी भी आप कर रहे हो, मैं दोनों को सेपरेट लेके चलता। और उसके बाद जो है प्री में भी हमारी अलग सब्जेक्ट है, मेंस में सेम सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार अलग सब्जेक्ट भी हो जाती है, ऐसे एथिक्स भी आपको पढ़ना पड़ जाता है। तब उस केस में आप किस तरीके से करोगे, तो आपको स्लॉट्स में डिवाइड करना है कि 6 घंटे आपको प्रीलिम्स की तैयारी में देने हैं, ठीक है। 3 घंटा आपको जो है लेट से मेंस की तैयारी में देना है, 1 घंटा आप जो है करंट अफेयर या फिर PYQ की अपनी एक्सरसाइज करोगे। इस तरीके से 9 से 10 घंटे की आपकी डेली की तैयारी रहती है। तो टारगेट डिफाइंड जो है वो टॉपिक्स रहते हैं, आवर्स नहीं रहते इसमें। दोनों चीज़ हैं। अगर आप सिर्फ जो है अपने टॉपिक्स को एज ए टारगेट बना रहे हो, तो लोग कहते हैं कि भाई टॉपिक टारगेट बनाओ, अपना घंटे लग रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, घंटे भी इंपॉर्टेंट हैं, आवर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टॉपिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक टारगेट सेट है कि भाई इतना करना है, ताकि आप जो है फ्री फंड का टाइम यूटिलाइज ना कर पाएँ। आवर्स इसलिए सेट है क्योंकि आपको एक डिसिप्लिन भी मेंटेन करके रखना है। तो दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, टाइम एंश्योर्स डिसिप्लिन एंड टॉपिक एंश्योर्स आउटपुट। तो दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई कहता है सिर्फ टॉपिक को टारगेट बनाओ, वो भी अच्छा नहीं है, कोई कहता है सिर्फ टाइम को टारगेट बनाओ, वो भी अच्छा नहीं है। दोनों चीज़ को अपना टारगेट बनाना है। 5वां डिसीजन मैं ये लेता कि आंसर राइटिंग ना मैं कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद नहीं करता, पहले से ही शुरू कर देता। जैसे कि
कई लोग कहते हैं कि पॉलिटी आपने कर ली, उसी के बाद पॉलिटी की आप आंसर राइटिंग करो ताकि आपकी इंटरलिंकेज बन पाए। नहीं, टॉपिक्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक टॉपिक में से आप जो है उसी तरह का क्वेश्चन लिख सकते हो, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप टॉपिक्स अपने कंप्लीट करते जाओगे वो इंटरलिंकेज बढ़ती जाएगी। अगर आप शुरू ही नहीं करोगे तो लास्ट में अचानक से एफर्ट आता है। तो आपको कब स्टार्ट करनी चाहिए आंसर राइटिंग? आंसर राइटिंग आपको एक प्री का टॉपिक जो कंप्लीट हो गया, उसके लिए मेंस के टॉपिक्स की रीडिंग कर लेंगे कि मेंस में क्या क्या पूछा जा रहा है उस टॉपिक में, उसके बाद आप उसकी आंसर राइटिंग करोगे। कैसे करोगे? जैसे कि मान लो आपने प्री में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पूरा पढ़ लिया है ना, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी पढ़ लिया, उसके बाद आपको लग रहा है कि प्री का तो पढ़ लिया मैंने, तो उसमें प्री में भी 3 स्टेप में हमारा होता है कि जैसे आपने पढ़ लिए ये नॉर्मल, उसके बाद क्या है आप उस टॉपिक के PYQ लगाओगे। जैसे इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आप सारे PYQ लगा लिए है ना उसी टॉपिक के। तो ये जैसे मान लो 30 PYQs हैं, ये 30 PYQs आपने लेट से लगा लिए, जितने भी PYQ हैं 30, 26 ये आपने PYQ लगा लिए प्री के। उसके बाद आप इसकी मेंस की प्रेपरेशन स्टार्ट करोगे। मेंस की प्रेपरेशन के लिए भी आपको जो है इस तरह की शीट बनानी है, अपनी अकाउंटेबिलिटी शीट। इसमें आपको ये देखना है कि मेंस के क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं। प्रीएम्बल, बोरोड फीचर, सेपरेशन ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, बेसिक स्ट्रक्चर, कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ तक आपने ये इवोल्यूशन ख़त्म कर दिया, जो पॉलिटी में हमारा इवोल्यूशन था, ये इवोल्यूशन ख़त्म कर दिया यहाँ तक। उसके बाद आपको ये सारे टॉपिक्स की इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद आप देखेंगे कि मेंस में PYQ यहाँ से कहाँ से पूछ रहा है, तो आप PYQ की लिस्ट निकालेंगे उसके बाद कि देखिए प्रीएम्बल में ये PYQ हमारा पूछा 2016 में, फिर हमारा बोरोड फीचर्स में से ये PYQ पूछा हमारा 2016 में, उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर से 2019 में पूछा है। तो ये PYQ क्या मैं आंसर कर सकता हूँ जो मैंने पढ़ा है उसमें से? अगर आप इस चीज़ को आंसर नहीं कर पा रहे हो तो आप या तो सेल्फ नोट्स बनाएं या किसी की मदद लें। आप इस तरीके से नोट्स निकाल सकते हो कि इस टॉपिक के ये नोट्स हैं और ये PYQ आया था, इस PYQ का ये मॉडल सॉल्यूशन है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपने मॉडल सॉल्यूशन देखा कि कैसे इसको करना है, कैसे मैं लिख सकता हूँ, फिर आपने इसकी एक राइटिंग प्रैक्टिस कर ली इस PYQ की आपने राइटिंग प्रैक्टिस कर ली या ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, दैट इज डिपेंडेंट ऑन यू। उसके बाद आपको ये देखना है कि मैंने PYQ तो कर लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं ना PYQ रिपीट हो जाए, है ना। हो भी जाते हैं, कई सारे PYQ रिपीट हो जाते हैं, लेकिन इसी टॉपिक में मुझे एक थीम, इसी थीम पे एक नया क्वेश्चन मिल जाए तो जिसको मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से, जैसे एक क्वेश्चन प्रीएम्बल से आया है तो उसका एक डेमो क्वेश्चंस आपको मिलना चाहिए कि अगर इस थीम से मेरा एक क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन को मैं कैसे लिखूंगा। तो ये क्वेश्चन है, आप इसको बिना पढ़े लिखें, उसके बाद इसका मॉडल सॉल्यूशन देखें कि किस तरीके से लिखा गया है, उसके बाद आप अपने इसमें खुद से इवेल्युएट करें। ये कोई एक्सरसाइज आपके लिए नहीं दोहराएगा। बात समझ में आ रही है? ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, आप कितनी टेस्ट सीरीज दे लें। अब दिक्कत यहाँ पर ये आती है, आंसर राइटिंग के लिए लोग टेस्ट सीरीज का यूज़ करते हैं। सिमिलरली प्रीलिम्स के लिए भी लोग जो है अपने टेस्ट सीरीज़ का प्रयोग करते हैं। टेस्ट सीरीज़ इज़ ए गुड थिंग, लेकिन टेस्ट सीरीज़ में एक दिक्कत है, इट इज़ नॉट टॉपिक वाइज। सिमिलरली मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ है, इट इज़ नॉट टॉपिक वाइज। तो आपने जो टॉपिक आज पढ़ा है, डे 1 पे पढ़ा है, उसकी आप प्रैक्टिस करते हो डे 30 पे, तब आपको वो समझ नहीं आता कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। तब आप जो है बाकी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो फिर उस प्रोसेस से कि यार मेरे से नहीं हो रहा है। तो जब आपने टॉपिक पढ़ा है, जितना टॉपिक पढ़ा है उतना फिर मेंस का पढ़ा है, फिर आपने जो है प्री के क्वेश्चन कर लिए, फिर मेंस के क्वेश्चन कर लिए, सो दैट टॉपिक इज डन एंड डस्टेड फॉर यू, है ना। तभी मैंने बोला था यहाँ पर कि आपको प्री की प्रेपरेशन 6 घंटे करनी है, बाकी की 3 घंटे आप क्या करोगे? 3 घंटे उस टॉपिक के मेंस के टॉपिक रीड करोगे, उस टॉपिक के मेंस के PYQ रीड करोगे और उसमें एक मॉडल आंसर बनाने की कोशिश करोगे आप। तो इस तरीके से मैं तैयारी करता, वापस से अगर करता, तो इससे क्या है कि अगर मैं 30 डेज़ दे रहा हूँ तो 30 डेज़ में मेरी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट प्री मेंस की प्रॉपर रेडी हो जाती है, डन एंड डस्टेड हो जाती है ना। तो माइक्रो पोर्शन मैं कंप्लीट करता, उसके बाद मैं उसकी आंसर राइटिंग करता, PYQ भी लगाता, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता। सो दिस एंश्योर्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी कि वो टॉपिक तुम्हारा इन एंड आउट प्री से भी मेन से भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपने इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं, PYQ सॉल्व कर लिए हैं, MCQ स्टैटिक के सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद आपने इसका मेंस का आंसर PYQ भी देख लिया है, मेंस का आंसर आपने प्रैक्टिस भी कर लिया है। तो ये 4 स्टेप आपके कंप्लीट हो चुके हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के। नाउ यू मूव ऑन टू नेक्स्ट डिसीजन विच इज़ मिस्टेक ड्रिवन रिवीजन। आपको क्या है कि रिवीजन में दिक्कत आती है। मैंने देख लिया कि हाँ भाई चलो एक सब्जेक्ट आपने 30 दिन में प्रिपेयर कर ली प्री मेन से कम्प्लीटली,
लेकिन आप जो है उसका रिवीजन कैसे करते हो। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रिवीजन के बेसिस पे अपनी सारी बुक्स को रीड कर लेते हैं, सारी की सारी किताब को। अब इससे दिक्कत यह है कि जो आपके कंसेप्ट्स क्लियर थे या बहुत ही स्ट्रांग थे, जो आप नहीं भूलते, वो भी आप रीड करते जा रहे हो, तो उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो आप अपनी मिस्टेक्स को जॉट डाउन कर ही नहीं रहे हो। तो यू हैव टू मेक द रजिस्टर टू मेंटेन योर मिस्टेक्स। ठीक है, जैसे मैं क्या करता, मैं एक रजिस्टर बनाता, उसमें जहाँ भी मेरी किसी भी क्वेश्चन में या एमसीक्यू में कोई भी दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को लिखता वहाँ पर कि क्या फैक्ट मैंने गलत मिसअंडरस्टैंड कर लिया, क्या मैंने उस क्वेश्चन में रॉन्ग एलिमिनेशन लगा दिया, क्या मैंने उस क्वेश्चन में ओवर थिंक कर लिया या ओवर गेस कर लिया, क्या मेरी कन्फ्यूज़न थी, स्कीम में कन्फ्यूज़न थी, या किसी आर्टिकल में कन्फ्यूज़न थी, या किसी टर्म में कन्फ्यूज़न थी, या मेरे को कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो मैं उसमें मिस्टेक में नोट डाउन करता और उसका फिर सॉल्यूशन लिखता। तो अगर मान लो मैंने 100 क्वेश्चंस करे हैं, है ना, पॉलिटी के लेट से शुरू के 2 यूनिट के 100 क्वेश्चन करे हैं, उन क्वेश्चंस में लेट से कि मेरे को 30 क्वेश्चन नहीं आए, तो इन 30 क्वेश्चंस की मैं लिस्ट बनाता और उन क्वेश्चंस के जो भी मेरी गलतियां रही हैं वो उनको यहाँ पे लिखता विद सॉल्यूशंस। तो अगर मैं 30 क्वेश्चंस की मिस्टेक यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मेरे इसमें कितने पेजेस जाते, इसमें मेरे 3 से 4 पेज जाते। लेकिन अगर मैं 100 क्वेश्चन को वापस से विद आंसर्स मतलब रीड कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे को कितने पेज पढ़ने पड़ते, नियरली मेरे को 40-50 पेजेस पढ़ने पड़ते। तो मैं अपने 40-50 पेजेस का जो लर्निंग है वो 3-4 पेज में डाल रहा हूँ। ऐसे ही आप अगर PYQ 30 साल के करोगे तो आपके 3000 क्वेश्चन हो जाते हैं। एक कोई भी मेरी टेस्ट सीरीज़ या उठा ली, या कोई भी टेस्ट सीरीज़ उठा ली, तो नियरली 2000 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं स्टैटिक के, है ना, या 4000 क्वेश्चन आपको जितने भी करने पड़ते हैं, 3000 क्वेश्चन। उसके बाद आपको जो है करंट अफेयर के भी कुछ हज़ार क्वेश्चन के आसपास लगाने रहते हैं, तो 7000 क्वेश्चन के आसपास हो गए। क्या ये 7000 क्वेश्चन आप एक महीने में प्रीलिम्स के पहले रिवाइज कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको ये रजिस्टर मेंटेन करना ही पड़ेगा एनी हाउ। और उसमें क्या है कि जब भी आप रिवाइज करोगे तो सबसे पहले इस अपने एरर रजिस्टर को, मिस्टेक रजिस्टर को रिवाइज करोगे। उससे क्या होगा कि आप जब वापस से किताब पढ़ोगे तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ आपकी मेजर मिस्टेक्स हो रही थी। तो ग्रुप मिस्टेक्स आपको पता है कि भाई इस पोर्शन में मेरी सबसे ज़्यादा गलती हो रही है, कि कुछ पॉलिटी का कंसेप्ट आपको दिक्कत है, कि पार्लियामेंट में ही आपकी चैप्टर में सबसे ज़्यादा गलती हो रही है, एनवायरनमेंट की आपको टर्म्स में सबसे ज़्यादा गलती हो रही है, या आपको पॉल्यूशन वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा गलती हो रही है, या फिर आपको बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा गलती हो रही है। तो आपको एग्जैक्टली चैप्टर पता है कि किस चैप्टर में मेरी सबसे ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, वो आपको नोट डाउन करके रखना है, उस चैप्टर को आपको बार बार पढ़ना है, राइट। और एनालाइज एवरी रॉन्ग क्वेश्चन कि व्हाई वाज दिस ऑप्शन अट्रैक्टिव, विच शुड मिसलीड मी, विच वर्ड मिसलेड मी, बेसिकली। तो ये आपको बना के रखना है कि पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं करना। जब आपको रिवाइजन करना है तो आपको जहाँ जहाँ गलतियाँ हो रही हैं आपकी वो रिवाइज करना है। इससे आपका टाइम बहुत बचेगा, इससे आपका टाइम बहुत बचेगा। अगली मिस्टेक जो है लोग करते हैं कि मेंस को पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। सारी प्री की जो भी किताबें हैं आपकी, जैसे हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, वो वापस से मेंस के लिए पढ़ते हैं। तो दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। मेंस में आपने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद सीधा जैसे मैंने बताया आंसर राइटिंग आपको करनी है, और आपको मिस्टेक्स का रजिस्टर मेंस में भी बनाना है। उस रजिस्टर में क्या क्या लिखोगे कि कहीं आपने वीक इंट्रोडक्शन लिखा है या जेनरिक इंट्रोडक्शन लिखा है, तो आप ये लिखेंगे। जिस भी टॉपिक का लिखा है उसका एक अच्छा इंट्रोडक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। कोई भी डायमेंशन आपकी मिस हो गई है किसी भी क्वेश्चन में जो आपने लिख दिया, उस डायमेंशन को खुद लिखेंगे, किसी एवेल्युएटर से चेक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद देखो कि आपने क्या क्या मिस करा है, ठंडे दिमाग से देखोगे तो आपको वो दिखेगा। एब्रप्ट कंक्लूजन आपने कर दिया तो वो देखेंगे, एग्जाम्पल्स वगैरह आपको नई तरीके से आए उस क्वेश्चन में तो वो देखेंगे। तो हर थीम पे, जो भी हमारी थीम है ये वाली, हर थीम पे आपको एक नोट प्रिपेयर होना चाहिए कि इस थीम पे हमारा एक क्वेश्चन आ गया तो उस क्वेश्चन को हम आराम से कर देंगे। इस थीम पे हमारा कोई क्वेश्चन आ गया तो इस क्वेश्चन को हम आराम से कर देंगे। तो ये आपके पास एक एजेंडा होना चाहिए, इस तरीके के नोट्स आपके पास प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है, कि भाई उस थीम में कुछ भी आ गया, कैसा भी क्वेश्चन आ गया आगे पीछे, तो उस क्वेश्चन को मैं इन नोट्स के तरीके पे कर पाऊँ। दे शुड बी, दीज आर लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स भी आप इसमें बना सकते हैं, मैं भी देता हूँ। ठीक है, मैंने खुद भी बनाता मैं और बनाए भी हुए हैं।
अब आपको जब भी मेंस रिवाइज करना हो ना टोटल, तो आपको क्या करना है, अपना मिस्टेक रजिस्टर खोलना है, उसमें जो भी आपने बेस्ट इंट्रोडक्शन कंक्लूजन डाले हैं वो आप देखेंगे। अगर आपको जिस भी पोर्शन में दिक्कत आ रही है, या तो पॉइंट्स डाइवर्सिफाई करने में दिक्कत आ रही है, तो आप डेली पॉइंट्स डाइवर्सिफाई करने में अपना दिमाग लगाओगे। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन जब तक आपके बेस्ट नहीं हो जाते, जब तक बेस्ट इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखने की कोशिश करोगे। जब तक आपके एग्जाम्पल्स जो हैं वो सॉर्टेड नहीं हो जाते, जब तक आप एग्जाम्पल सर्च करके उनको जो है अपने नोट्स में डालने की कोशिश करोगे। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे एरर कलेक्शंस हो जाएंगे मेंस में भी, और वो आपकी बहुत मदद करेंगे बाद में। ठीक है, फिर लास्ट में, आई वुड नेवर आस्क हाउ टू क्लियर यूपीएससी, आई वुड आस्क कि मेरे आंसर्स में जो नंबर हैं वो 90 से 100 में क्यों रुके हुए हैं, मेरे कंक्लूजन वीक क्यों हैं, मेरा रिवाइज प्रॉपर इतने टाइम में जितने में हो जाना चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा है ना। तो एनी सिस्टम जिसमें भी आप हो, उसमें आप प्रॉब्लम को डायग्नोज करने की कोशिश करो, करेक्टिव एक्शंस बताने की कोशिश करो। ठीक है, और इससे विनिंग लूप आपका तैयार होता है, जिसमें आपको स्टडी करनी है पहले, उसके बाद आपको राइटिंग करनी है, राइटिंग में गलतियां करनी है, गलतियों को डायग्नोज करना है, उसके बाद आपको करेक्ट करना है गलतियों को, और वापस से बाद में रिवाइज करना है। इस पैटर्न में आपको रिवाइज करना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इंटेंसिटी मोटिवेशन पे आपको नहीं जाना है। डेली वीडियोस आ रही हैं, बहुत सारे लोगों की आ रही हैं, आपको नए नए तरीके बताए जा रहे हैं, है ना। तो आपको एक चीज़ पे फोकस रखना है कि भाई मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस स्ट्रैटेजी पे मैं किस तरीके से अपना काम करूँगा। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको मोटा मोटी, एक सेकेंड होल्ड रखना, क्या फॉलो करना है, कैसे पैटर्न में फॉलो करना है। प्रीलिम्स के लिए आपका मेन स्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए कि वन सब्जेक्ट, आई विल डिवाइड दिस सब्जेक्ट इनटू लेट से 10 मेजर यूनिट्स। उसके बाद ये 10 मेजर यूनिट्स को सब डिवाइड करके लेट से मैंने 50 टॉपिक्स में डिवाइड किया। इन टॉपिक्स को मैं एक एक करके करूँगा, और हर टॉपिक के मेरे को PYQ करने हैं, हर टॉपिक के मेरे को स्टैटिक क्वेश्चन लगाने हैं। ये आपका फंडा क्लियर होना चाहिए। इस तरीके से आपकी एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगी, है ना। PYQ तो आपको 30 ईयर्स के लगाने हैं। स्टैटिक क्वेश्चन किसी एक पूरी सब्जेक्ट के अगर आप लगा रहे हो तो आपको 300-400 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं लगाने हैं। लोग क्या करते हैं, इसमें 2-2 कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आप 300-400 क्वेश्चन स्टैटिक लगा रहे हो, 400 क्वेश्चन मैं भी पर सब्जेक्ट के देता हूँ इन 4 टेस्ट्स, है ना, वो आप लगा रहे हो तो दैट इज़ मोर देन इनफ। इससे आपका सारा सिलेबस 2 टाइम्स रिवाइज हो जाता है। दूसरी चीज़, मेंस में क्या करनी है कि आपने जब लेट से पॉलिटी पढ़ी, तो पॉलिटी में मेंस में देखना है कि पॉलिटी में लेट से 30 थीम्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, अलग अलग ईयर्स में आए हैं। इन 30 थीम्स को एटलीस्ट कवर कर लेना है आपको, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो लेट से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से 8 क्वेश्चन तो यही इन्हीं थीम से आते हैं। जो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो आप जो आपने PYQ प्रैक्टिस करी है, उन PYQ थीम्स में नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आप उसको स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे। जैसे ये नए क्वेश्चंस PYQ आप प्रैक्टिस कर ली, आपने PYQ की, ये क्वेश्चन आपने राइट कर लिया, उसके बाद प्रीएम्बल का आप ये वाला क्वेश्चन राइट करोगे। इससे आपको क्या हो जाएगा कि कोई नया क्वेश्चन भी आ गया ना, उसको आपको हैंडल करने की एक कैपेसिटी आ जाएगी। और ये आप हर टॉपिक में रिवाइज करोगे, हर टॉपिक में आपको करोगे। तो 3 स्टेप प्रोसेस प्रीलिम्स की प्रेपरेशन हो गई कि आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले ली, PYQ कर लिए, आपने स्टैटिक क्वेश्चन कर लिए, दैट इज़ इट। मेंस की क्या हो गई कि आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो सेम सोर्स से ले ली, उसके बाद आपने PYQ देख लिया, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, उसके बाद आपने इसकी एक थीम का क्वेश्चन कर लिया। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। ये आपने हर टॉपिक में रिपीट कर दिया, वो हर टॉपिक आपको जो है रिवॉर्ड कर जाएगा। उस टॉपिक में कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी ये जितनी भी अकाउंटेबिलिटी शीट्स हैं, ये सारी शीट्स मैं अपने प्लेटफॉर्म पे फ्रीली अपलोड कर दूंगा, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं शीट्स को। और मैं अपनी मार्कशीट्स जो भी हैं, जो आपको डाउट आ रहे हैं कि किस लेवल तक मैं पहुंचा था, क्या सीन है, वो भी अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दूंगा, आप उसको बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं और भी ज़्यादा इंसाइट्स UPSC के लिए आपके लिए लेके आऊँगा, है ना। आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपना इसको जो है अकाउंटेबिलिटी शीट्स को ले सकते हैं। साथ में अगर आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, आपको जो है तरीके से, जैसे मैं तैयारी खुद करता वैसे मैं तैयारी स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र कर रहा हूँ, और बहुत ही इकोनॉमिकल, आप मेरा कोर्स भी एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।